समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तद्भारतं नाम भारतीयत्र संतति। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकुंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे PSRM स्टडी चैनल में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री से सेकंड चैप्टर द नेशनलिज्म ऑफ इंडिया के लास्ट टॉपिक द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को करने वाले हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर के वीडियोज में टॉपिक नंबर 3 तक के सारे पॉइंट्स कवर किए थे। ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है, और इस टॉपिक को हम लोग आज के वीडियो में अच्छे से करने वाले हैं। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, हम लोगों ने जब चैप्टर 1 स्टार्ट किया था नेशनलिज्म इन यूरोप, उस टाइम पे हम लोगों ने दो वर्ड समझे थे, इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी जो हमारी कॉमन आइडेंटिटी होती है, जैसे हमने डिस्कस किया था वहाँ पे कि हमारे कास्ट के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग, चॉइस के अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बहुत सारी आइडेंटिटी हो सकती है, बहुत सारे पहचान हो सकते हैं। लेकिन अगर हम कॉमन पहचान की बात करते हैं तो वी ऑल आर इंडियन। तो यही फीलिंग ना हम लोग अगर बात करते हैं कि एक कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत वो उनके बीच में अलग अलग डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, एथनिक ग्रुप हो सकते हैं। लेकिन जब ये सभी डिफरेंट ग्रुप के लोग ये मानते हैं कि उनके बीच में कुछ कॉमन है, वो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो कंट्री उनके लिए सुप्रीम है, कंट्री उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उनकी पहचान एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है। कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब कि वो किसी कॉमन जगह से बिलोंग करते हैं, उन सब के बीच में एक कॉमन कनेक्शन है। ओके, हम लोग इस टॉपिक में यही डील करेंगे कि इंडियन लोगों के बीच में, इंडियन लीडर्स जो थे उन्होंने इंडिया के लोगों को यूनाइट करने के लिए, इंडिया के लोगों में ये फील देने के लिए कि वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया उनके लिए सुप्रीम है, उन्होंने कौन कौन से अटेम्प्ट लिए, क्या क्या कोशिश की गई, हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। ओके, सो नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल स्टार्ट टू थिंक दैट दे ऑल आर पार्ट ऑफ द सेम नेशन। नेशनलिज्म की सबसे पहली कंडीशन ही यूनिटी होती है, जब सभी लोग ना इस चीज़ को मानते हैं कि उनके बीच में एक कॉमन कनेक्शन है, जिस जगह पे वो रहते हैं, जिस देश में वो रहते हैं, वो देश उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मायने रखता है, और वो सभी लोग इस चीज़ को प्रेफर करते हैं, अपनी इस आइडेंटिटी को प्रायोरिटी देते हैं। ओके, सो nationalism spreads when people start to think that they all are part of the same nation and people discover some unity that binds them together. लोग अपने बीच में एक ऐसा लिंक ढूंढते हैं जो उन सभी को एक करती है, उन सभी के अंदर यूनिटी पैदा करती है। ओके, और ये जो फीलिंग है, ये जो यूनिटी की फीलिंग है, ये जो सेंस ऑफ बीइंग यूनाइटेड है, इसको ना हमारे इंडियन लीडर्स ने बहुत सारे फैक्टर्स को डिस्कवर किया, बहुत सारे फैक्टर्स के थ्रू इंडियन लोगों में ये डेवलप किया है। ये जो सेंस ऑफ यूनिटी है, इसको ना इंडियन लीडर्स ने हिस्ट्री और फिक्शन के द्वारा, फोकलोर्स और सॉन्ग्स के द्वारा, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स के द्वारा, एंड इतिहास को फिर से रीडिस्कस करना, फिर से रीइंटरप्रेट करके लोगों के बीच में ये सेंस डेवलप किया गया है। Though this feeling of togetherness was discovered through united struggle, there were other cultural processes too that helped the feeling of oneness to grow. These cultural processes were history and fiction, folklore and songs. Folklore and songs मतलब लोक गीत, लोक कथाएं और गाने। पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स, वैसे सिंबल्स यूज किए गए, वैसे प्रिंट्स यूज किए गए जिससे लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना है। एंड री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, लोगों को उनके हमारे जो पास्ट हैं, ग्लोरियस पास्ट है, हमारा जो इतिहास है, उसको लोगों के सामने लाना, लोगों को ये बताना कि हमारा इतिहास गौरवशाली था, हिस्ट्री हमारी बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस है, हिस्ट्री में हमारे पास बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स थे, ताकि हमारे अंदर, लोगों के अंदर वो अपने हिस्ट्री में, अपने कंट्री के प्रति एक प्राउड फीलिंग हो, गर्व महसूस कर सके। दिस कल्चरल प्रोसेस वर हिस्ट्री एंड फिक्शन, folklore and songs, popular prints and symbols, and reinterpretation of history. अगर हम लोग फिक्शन की बात करते हैं, फिक्शन में आप समझ लीजिएगा स्टोरीज, आर्ट फॉर्म, जो लिखने की चीज़ें हैं, जो इमेजिनरी लिखते हैं हम लोग, तो फिक्शन मीन्स कहानियाँ। एंड फिक्शन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दो चीज़ें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मठ नाम के एक उपन्यास की।
ओके, जो 1870s के लेटर पार्ट में लिखा गया है, 1870s के टाइम में लिखा गया है ये, और इसके राइटर थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये नॉवेल ना एक्चुअली उस टाइम पे सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल में, उस पे बेस्ड है। यहाँ पे बंगाल में क्या था ना, उस टाइम पे ब्रिटिश रूल इंडिया में कंप्लीटली इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, तो यहाँ पे बंगाल में ना टैक्स वसूली का राइट मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसके अगेंस्ट ना बंगाल के कुछ सन्यासी थे, वो ऑर्गेनाइज होते थे, वो ब्रिटिश आर्मी को चैलेंज करते थे, उनके ऊपर अटैक करते थे। जब ये सन्यासी अटैक करते थे ना, तो ये ना एक गाना गाते थे, श्लोक गाते थे अपनी मातृभूमि की तारीफ में, अपनी मातृभूमि की वंदना के लिए, वंदे मातरम। The identity of nation was oftenly symbolized in a figure or image. With this figure or image, people could identify their nation. कुछ सिंबल यूज किए जाते थे, कुछ फिगर यूज किए जाते थे लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए कि वो सभी इस फिगर या इमेज से कनेक्टेड है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम नाम का श्लोक लिखा है, जो उनके बाद में उनकी जो उपन्यास है आनंदमठ उसमें इंक्लूड किया गया। Okay, so in 1870s, Bankim Chandra Chattopadhyay composed the famous hymns Vande Mataram in his book Anandamath. Vande Mataram was widely sung the song Vande Mataram was widely sung in the Swadeshi movement in Bengal. जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट हुआ तो वहाँ पे लोग ना बहुत बढ़ चढ़ के इस गाने को गाते थे। So the song became a symbol of nationalism and patriotism. So वंदे मातरम ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का एक प्रतीक बन गया था। जो आंदोलनकारी थे वो इस गाने को बढ़ चढ़ के गाते थे, जोश और खरोश के साथ गाते थे। ओके, वंदे मातरम के बाद हम लोग बात करते हैं पेंटिंग की। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट के बाद ना, स्वदेशी मूवमेंट में जो लोग जिस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनसे प्रभावित होके, उनसे इम्प्रेस होके अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की इमेज को पेंट किया। सो अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड द इमेज ऑफ भारत माता। आपने फिगर नंबर 12 देख सकते हो। यहाँ पे फिगर नंबर 12 में आपको ये जो फिगर दिखाई दे रहा है, एक लेडी का फिगर है, उनके 4 हैंड है। तो ये जो फिगर है ना, ये क्रिएट किया था, ये फिगर बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इनके पेंटिंग में आप देखेंगे ना, तो भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है। शी हैज एन एस्थेटिक फिगर, शी इज काम, कंपोज्ड एंड स्पिरिचुअल। भारत माता को यहाँ पे एक ना भारत माता के आध्यात्मिक पहलू में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये साध्वी की तरह दिखती है, सन्यासिनी की तरह दिखती हैं। ठीक है, बाद में अवनींद्रनाथ टैगोर के बाद बहुत सारे आर्टिस्ट ने अलग अलग फॉर्म बनाए भारत माता के। तो ये जो अलग अलग फिगर बनाए गए भारत माता के, उसके प्रति डिवोशन ना नेशनलिज्म का एक सिंबल माना गया। जो भी भारत माता के प्रतीक बनाए गए, उसके प्रति श्रद्धा भाव रखना, उसके प्रति डिवोशन रखना नेशनलिज्म या राष्ट्रभक्ति के रूप में देखा जाने लगा। डिवोशन टू मदर फिगर्स वाज कंसीडर्ड एज ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। ओके, आप फिगर नंबर 13 भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की आप इमेज देखोगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आप देखोगे ना, उन्होंने एक बुक रखी हुई है और उस बुक के ऊपर ना भारत माता की इमेज है, और ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये बुक या भारत माता नेहरू जी के दिल के काफ़ी नज़दीक है। नेहरू, इट्स वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। फिगर नंबर 11 भी आप देख सकते हैं। यहाँ बाल गंगाधर तिलक की एक पिक्चर आप देखोगे, और इसके साइड में जो फ्रेम है, तो इस फ्रेम में ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के जो भी रिलीजियस सिंबल है वो सारे आउटलाइंड है, जो ये दिखाता है कि इंडिया में सभी रिलीजन के लोग मिल के रहेंगे। आप यहाँ पे ये जो फ्रेम देख रहे हो, ये अलग अलग रिलीजन के जो भी इंस्टीट्यूशन है, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, उनके सिंबल, उन सब से ये डिजाइन किए गए हैं, और उसके बीच में तिलक जी को दिखाया गया। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को सिंबलाइज किया गया है कि इंडिया में स्वराज, इंडिया का रिवॉल्यूशन सभी रिलीजन के लोग मिलके करेंगे, सभी लोग यूनाइट होके करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ना इमेज को देख लिया है, बुक को देखा है, फिक्शन को देखा है। इसके बाद हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, दे अटेम्प्टेड फॉर रिवाइवल ऑफ इंडियन फॉकलोर्स। भारत के जो लोकगीत हैं, लोक कथाएं हैं, उनको फिर से रिवाइव किया जाए। हम लोगों ने नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में देखा था। जोहान गॉटरफ्राइड हर्डर ने कॉमन पीपल और वहाँ के जो कॉमन कल्चर है उनको कलेक्ट किया था, उनको प्रमोट किया था। ठीक है ना, उन्होंने आइडिया दिया था डैश वॉल्क और वॉल्क जिसका। फिर आगे हम लोगों ने देखा था कि जो ग्रिम ब्रदर्स थे,
उन्होंने लोकल स्टोरीज को कलेक्ट किया ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को प्रमोट किया जा सके। वैसे ही इंडिया में बात करते हैं तो आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फॉकलोर्स। नेशनलिज्म के आइडिया को रिवाइव करने के लिए इंडियन फॉकलोर्स को एक जरिया बनाया गया, इंडियन फॉकलोर्स को एक वे बनाया गया जिसके थ्रू नेशनलिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। इंडियन लीडर्स जो थे उन्हें लग रहा था कि फॉकलोर्स के थ्रू हम लोगों को यूनाइट कर सकते हैं। नेशनलिस्ट बिगैन रिकॉर्डिंग फॉकलोर्स संग बाय बार्ड्स एंड दे टूर्ड विलेज टू गैदर फॉक सॉन्ग्स। ये जो गांव-गांव में घूम के गाने वाले होते थे, जिन्हें अपने रीजनल लैंग्वेज में हम लोग भाट कहते हैं, वैसे इनको बार्ड कहा जाता है। तो ये जो बार्ड गाना गाते थे, बहुत सारे नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे, वो क्या कर रहे थे, अलग-अलग एरिया में घूम के वैसे गानों को कलेक्ट कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, जिसके थ्रू वो लोगों को यूनाइट कर सकें। Nationalist leader believed that these tales gave a true picture of Indian culture which had been corrupted by outside forces. ये जो लीडर्स हैं ना, इन्हें लगता था कि ये जो लोक गाथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, लोक गीत हैं, ये इंडिया के रियल कल्चर को दिखाते हैं। ये इंडिया के रियल कल्चर, यही इंडिया के रियल कल्चर है, जिसको बाहर के जो फोर्सेज हैं, जो बाहरी फोर्सेज हैं, मिशनरी फोर्सेज या ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने इसे खराब किया है। इंडिया के इस कल्चर को, इस ट्रेडिशन को उन्होंने वायलेट किया है, करप्ट किया है, बर्बाद किया है। हम लोग देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ना इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने बहुत सारे स्टोरीज, लोकगीत, छोटे बच्चों के लिए जो हाइम्स होते हैं, उन सब के थ्रू उन सबको कलेक्ट किया है उन्होंने। सो रविंद्रनाथ टैगोर लेड द मूवमेंट ऑफ फॉक रिवाइवल, स्टार्टेड कलेक्टिंग बैलाड्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स। वहीं हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, मद्रास की बात करते हैं, तो नतेशा शास्त्री हैं। इन्होंने ना द फॉकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया कंपोज किया। इन्होंने एक बुक लिखी है, द फॉकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। ठीक है, नतेशा शास्त्री का ये मानना है कि कोई भी फॉकलोर हो, कल्चर का, वो सही किसी कंट्री का नेशनल लिटरेचर वहाँ का लोक कथा होता है। वहाँ की लोक कथाएं, वहाँ की लोक संस्कृति, वो रियल नेशनल कल्चर होता है कंट्री के लिए। सो नतेशा शास्त्री बिलीव्ड दैट folklore was national literature and the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characteristics। किसी भी सोसाइटी के लोगों की जो सही वास्तविक सोच है, उसकी वास्तविक विशेषता है, वो वहाँ के फॉकलोर से एक्सप्रेस होती है, वो वहाँ की लोक कथाओं से जाहिर होगी। तो हम लोगों ने रिवाइवल ऑफ इंडियन फॉकलोर्स को देखा है। अब हम लोग देखते चलते हैं कि यहाँ पे ना नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रिंट्स और सिंबल भी यूज किए गए। ओके, नेशनलिस्ट लीडर वर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंबल एंड यूनिफाइंग पीपल एंड स्प्रेडिंग नेशनलिज्म अमॉन्ग देम। नेशनलिस्ट लीडर इस बात को समझते थे कि अगर हमें लोगों को यूनाइट करना है, उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगानी है, तो हमें सिंबल्स को, हमें प्रिंट्स को अच्छे से यूज करना होगा। और इसी चीज में हम लोग देखते हैं कि जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था ना, तो वहाँ पे ट्राई कलर फ्लैग डिजाइन किया गया, एक 3 रंग का झंडा डिजाइन किया गया। ये आप झंडा देख सकते हो, ठीक है ना। ये जो फ्लैग देख रहे हो, इसमें 3 कलर थे, रेड, येलो और ग्रीन। साथ ही साथ आप ना यहाँ पे 8 लोटस देख रहे हो, ठीक है ना। यू कैन सी 8 लोटस इन द फ्लैग एंड दीज 8 लोटस सिंबलाइज्ड द 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उस टाइम के ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर 8 प्रोविंस आते थे, तो ये 8 लोटस ना उसी 8 प्रोविंस को सिंबलाइज करते हैं। फिर आप ना क्रिसेंट मून देख रहे हैं, तो यहाँ जो आप मून देख रहे हो, ये हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी को सिंबलाइज करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया इस फ्लैग के थ्रू कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम सभी यूनाइट होके नेशनलिज्म के लिए स्ट्रगल करेंगे। दे ऑल आर यूनाइटेड फॉर नेशनलिस्ट मूवमेंट। पीपल फ्रॉम ऑल 8 प्रोविंसेस आर यूनाइटेड। People from Hindu and Muslim community are united for nationalist movement। ओके, तो हम लोगों ने बंगाल के स्वदेशी मूवमेंट में जो फ्लैग हुआ था यूज, उसको देख रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग उस फ्लैग को भी देखते हैं जो गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में डिजाइन किया, जिसको हम लोग गांधी जी का स्वराज फ्लैग कह सकते हैं। आप गांधी जी के स्वराज फ्लैग को देखते हो ना, तो यहाँ पे भी 3 कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये 3 कलर हैं, रेड, ग्रीन और व्हाइट। जबकि इस फ्लैग के सेंटर में आपको गांधी जी का चरखा दिखाई दे रहा है, स्पिनिंग व्हील दिखाई दे रहा है। और ये जो स्पिनिंग व्हील है या ये जो चरखा है ना, ये भारत के सेल्फ रिलायंस को दिखाता है, आत्मनिर्भरता को दिखाता है। गांधी जी ने स्वदेशी प्रमोट किया था,
फॉरेन गुड्स को बायकॉट करने की अपील की थी। तो गांधी जी का जो ये कमिटमेंट है, ये डिटर्मिनेशन है कि भारत के लोग आत्मनिर्भर है, उस चीज को सिंबलाइज करता है स्पिनिंग व्हील। ओके, गांधी जी का ये जो स्वराज फ्लैग है ना, बाद में ये लोगों के लिए विरोध का प्रतीक बना। जब भी लोग ना अंग्रेजी शासन के खिलाफ हड़ताल करते थे, डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, तो वो उस झंडे को अपने साथ रखते थे। ओके, सो कैरिंग द स्वराज फ्लैग, कैरिंग द गांधीयन स्वराज फ्लैग, होल्डिंग इट अलोफ्ट बिकम अ सिंगल ऑफ डिफाइंस ड्यूरिंग द मार्चेज। सरकार के अत्याचार के विरुद्ध जो भी विद्रोह हुए, तो उसमें ये झंडा प्रतीक बना विद्रोह का। सो हम लोग ना प्रिंट्स एंड सिंबल्स में इंडिया में डिजाइन किए गए बंगाल में जो ट्राई कलर फ्लैग था उसको देख रहे हैं, गांधी जी के स्वराज फ्लैग को देख रहे हैं। फिर इसी एपिसोड को आगे लेके हम लोग चलते हैं, तो हम लोग देखते हैं री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास को फिर से समझना, इतिहास को फिर से समझाना, इतिहास की फिर से व्याख्या करना। नेशनलिस्ट रियलाइज दैट इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ प्राइड एंड यूनिटी, Nationalists realized that in order to create a sense of pride and unity among people, the glorious past of India needed to be reinterpreted and discussed. इंडिया के जो भी नेशनलिस्ट लीडर थे, उन्हें ये लगता था कि अगर हमें इंडिया के लोगों में एक सेंस ऑफ प्राइड, एक सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप करनी है, तो इंडिया के इतिहास को हमें फिर से दोहराना होगा, इंडिया के इतिहास की सही जानकारी लोगों तक देना होगा। जब वो इंडिया के ग्लोरियस हिस्ट्री को जानेंगे, तो वो अपने सोसाइटी, अपने कंट्री पे प्राउड फील करेंगे। ओके, द ब्रिटिश सॉ इंडियन एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव एंड इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स। ब्रिटिश ने हमेशा, चाहे वो लिटरेचर के थ्रू हो या और भी किसी तरीके से, हमेशा इंडियन लोगों को बैकवर्ड समझा है। उन्हें बार बार इस चीज़ को रियलाइज कराया कि इंडियन लोग बैकवर्ड हैं, प्रिमिटिव हैं, पिछड़े हैं, और ये कभी भी इस योग्य नहीं हो सकते कि खुद से शासन कर सके, खुद को रूल कर सके। सो ब्रिटिश सॉ इंडियन एज बैकवर्ड, primitive and incapable of governing themselves. To counter the British racial and ideological supremacy, Indian leaders, historians, writers began to discuss India's great past and achievement. ब्रिटिश की रेशियल और आइडियोलॉजिकल सुप्रीमेसी थी, जो इंडियन लोगों को, इंडिया को पिछड़ा हुआ देखती थी, पिछड़ा मानती थी। इस सोच के खिलाफ, इस सोच का मुकाबला करने के लिए इंडियन हिस्टोरियंस, राइटर्स, लीडर्स, इन्होंने हिस्ट्री पे डिस्कस करना स्टार्ट किया। और इंडिया की जो भी हिस्ट्री थी, इंडिया ना, आप देखोगे तो इंडिया की हिस्ट्री को, इंडिया चाहे वो साइंस का फील्ड हो, आर्ट का फील्ड हो, कल्चर हो, फिलोसफी हो, लॉजिक हो, मेडिसिन हो, इंडिया हैड अ ग्लोरियस पास्ट एवरी फील्ड। इंडिया कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली इन डिफरेंट फील्ड। इंडिया पायोनियर था बहुत सारी चीज़ों में। और बाद में जब कॉलोनियल फोर्सेज ने, बाद में जब बाहरी ताकत ने इंडिया को गुलाम बनाया, तो इंडिया का वो गौरव खत्म हो गया, इंडिया का वो एलिगेंस खत्म हो गया। तो उसी एलिगेंस को, उसी ग्लोरियस पास्ट को लोगों के बीच में फिर से ले जाना था, ताकि लोग अपने पास्ट पे ग्लोरीफाई कर, पास्ट पे प्राउड फील कर सके। जो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने से सुपीरियर मानते थे, उनकी सोच को चेंज किया जा सके। They wrote about the glorious development in art and architecture, science and mathematics, religion, culture, philosophy, law and trade. ये जो राइटर्स थे, हिस्टोरियन थे, इन्होंने हर चीज़ के बारे में लिखा। इंडिया के पास्ट में जो आर्ट और आर्किटेक्चर थे, इंडिया का जो डेवलप्ड साइंस था, मैथमेटिक्स में इंडिया का कंट्रीब्यूशन, रिलीजन, कल्चर और फिलॉसफी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन, लॉ में इंडिया का कंट्रीब्यूशन, या उस टाइम पे इंडिया का ट्रेड जितना फ्लोरिश था, इन सब के बारे में लोगों को बताया गया। देखिए, हिस्ट्री के री इंटरप्रिटेशन में जहाँ पे ये मकसद था कि लोगों को एक सेंस ऑफ प्राइड देना है, लोगों को अपने देश पे गर्व हो सके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी ये था, क्योंकि ये जो हिस्ट्री का री इंटरप्रिटेशन हुआ था, इसमें जो भी स्टोरीज होंगे, जो भी सिंबल्स थे, मोस्टली वो हिंदू सिंबल्स थे। तो और रिलीजन के लोग थे, उन्हें लग रहा था कि ये हिंदुज़म को प्रमोट किया जा रहा है इसके थ्रू, तो वो थोड़े से इसे कटे हुए फील कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि चाहे वो फिक्शन हो, आर्ट्स हो, पेंटिंग हो, सिंबल्स हो, हिस्ट्री को फिर से रीइंटरप्रेट करना हो, इन सब का
मेन मोटिव था इंडियन लोगों को यूनाइट करना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उन्हें खड़े होने लायक बनाना। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रूव हुए। ओके, हम लोग ये देखते हैं ना, अगर कंक्लूजन की बात करते हैं तो इंडिया में ना कॉलोनियल गवर्नमेंट से इंडिया के हर एक सेक्शन के लोग नाराज थे। जो ग्रुप उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट को स्टार्टिंग में सपोर्ट कर रही थी, बाद में उन्हें भी प्रॉब्लम हुई। और जब लोगों की कॉमन प्रॉब्लम होती है तो लोग यूनाइट होते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट से अलग अलग ग्रुप में लोग दुखी थे। कांग्रेस ना गांधी जी के लीडरशिप में उन लोगों को मोबिलाइज करती है। गांधी जी के लीडरशिप में कांग्रेस ट्राई टू मोबिलाइज दीज ग्रुप्स, दीज पीपल। और जब लोगों का ये गुस्सा बढ़ता गया, लोगों के जो प्रॉब्लम्स थे वो बढ़ते गए, तो गांधी जी के अंडर में सभी लोग यूनाइट होते गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कॉलोनियल गवर्नमेंट के एट्रोसिटीज के अगेंस्ट सभी लोग यूनाइट हुए। और ये जो फीलिंग है, ये जो फीलिंग थी यूनाइटेड होने की, ये जो फीलिंग थी कॉमन स्ट्रगल की, यही इंडिया का नेशनलिज्म था। और इसी यूनिटी के दम पे इंडिया ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से बाहर किया। गांधी जी का स्वराज आया। इंडियंस हैव अचीव्ड देयर इंडिपेंडेंस थ्रू दिस मोबिलाइज्ड यूनाइटेड स्ट्रगल अंडर गांधी जी, अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। तो आज के वीडियो में हमने लास्ट टॉपिक को समझा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ना अब इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं।